मेयर बना था कांग्रेस पार्टी का? 1992 पिछली सदी में बना था। हाँ, 1992 पिछली सदी में 1997 से शिवसेना बीजेपी एक तरीके से वहां पे सत्ता में काबिज है। और महत्वपूर्ण सवाल ये कि 1997 से जब बीएमसी वहां पे काबिज थी शिवसेना, तो तब से 15 साल तक कांग्रेस पार्टी और एनसीपी की सरकार वहां पे थी, लगातार 15 साल। और विलासराव देशमुख जैसे बड़े नेता थे वहां पे, उसके बावजूद भी बीएमसी क्रैक नहीं कर पाई कांग्रेस पार्टी। तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी जो मुंबई के कांग्रेस पार्टी है, जब तक वो जमीन पे उतर के काम करना शुरू नहीं करेगी, जब तक कुछ परिवारों या कुछ लोगों तक सीमित रहेगी, तब तक मुंबई के अंदर मुझे नहीं लगता कौन सा परिवार? बहुत सारे परिवार हैं। आप सबसे बड़ा परिवार तो मिलिंद देवड़ा के मुरली देवड़ा थे। हालांकि अब तो शिवसेना में चले गए, शिंदे पार्टी में चले गए। मैं उनके पिताजी की बात करता हूँ। पहले दिन से कह रहा हूँ कि मुंबई में कांग्रेस एक टूरिस्ट है। पहले दिन से आप कोई भी वीडियो उठा के देख लीजिए, पर्यटक है। आओ, रिजल्ट वाला डे आया, उन पर भी खींच। आप विधानसभा में भूल गए, टूरिस्ट थे तो साथ में क्यों लिया? मुंबई कांग्रेस मुंबई में टूरिस्ट है, पहले दिन से कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि उनकी वहां ताकत नहीं है, किसी को मदद करना चाहते होंगे, कोई बात नहीं। 2-4 घंटे अगर 10 से 15% वोट ले गए तो काहे का टूरिस्ट? आपको तो झटका दिया। अब ठीक है, अब झटका दिया तो क्या करें, लेकिन हम तो कह रहे हो टूरिस्ट है, वो कभी चुन के नहीं आ सकते। बट आनंद जी, आप लोग क्यों नहीं साथ आ सकते थे? हमने तो पूरा प्रयास किया था। सचिन जी क्या सोच है? सचिन जी क्या सोच है? मुंबई कांग्रेस की सोच पूछते हैं, क्या सोच है जिसकी वजह से आपने अलायंस नहीं किया? इस पर थोड़ा ईमानदारी से बोलिएगा। पहले तो ये हम लोग भी एज एन एनालिस्ट इससे बेनिफिट करेंगे। कांग्रेस कुछ तो सोच रही होगी ना। अंजना जी, पहले तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मुंबई में कांग्रेस नहीं है ऐसा कहना, ये नतीजे के बाद पता चलेगा। लेकिन जहां तक बात है कि यही कांग्रेस है कि जो 6 के 6 पार्लियामेंट सीटों पे 2014 से 14 तक थी, और उसके पहले भी 5 सीटों पे थी, जहां शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी एक साथ होने के बावजूद नहीं थे। तो ये निश्चित तौर पर 2014 के बाद की राजनीति बहुत बदल चुकी है, और जिस तरह का माहौल है, इसके लिए हम लोकतंत्र के लिए इसीलिए सवाल ये उठता है। सुनिए ना साहिल जी, मुझे अगर आप ही बात करना चाहते तो आप कीजिए, मुझे तो जवाब देने का मौका भी नहीं दोगे तो एक सवाल तो मुझे पूछने दीजिए ना, कि आप जिस पर बात करें उसी पर एक सवाल पूछ लेता हूं, उसके बाद आप चाहिए उतना बात कर सकते हैं ना। मैंने सिर्फ ये पूछने की कोशिश कर रहा हूं कि आज की स्थिति में भी ये तो नजर आ रहा है ना, आप कह रहे हैं कि 14 के बाद स्थिति बदली है, तो अलाइनमेंट रीअलाइनमेंट भी होता है। तो क्या दिक्कत थी आपको 2 ठाकरे बंधुओं के साथ जाने में, राज ठाकरे की वजह से, या सचमुच में आपने डिसाइड किया था कि अब बस हो चुका, अब हम जो भी लड़ेंगे अकेले लड़ेंगे? पहले तो ये उद्धव ठाकरे जी की मंशा थी कि महाविकास आघाड़ी नहीं रहे। जून महीने में जब संजय राउत जी ने पत्रकार वार्ता की थी, तो उसमें कहा था कि महाविकास आघाड़ी की जरूरत नहीं है, ये उनका बयान था। उसके बाद 4-5 महीने में उन्होंने कभी भी पहल नहीं की उद्धव ठाकरे जी से कि वो बात करे कांग्रेस पार्टी से, जो कि उनकी महाविकास आघाड़ी के सदस्य है, कि ये बारे में हम लोग सोच रहे हैं कि नया एक साथी लेकर आना चाहते हैं, और आपकी मंशा क्या है, आपकी राय क्या है। तो आखिरी तक कभी भी उन्होंने पहल नहीं की। तो इसका मतलब ये था कि उनको कांग्रेस पार्टी की जरूरत नहीं थी। अभी वो आनंद दुबे जी आके कुछ भी बोले तो इसका कोई मतलब नहीं है, एक बार भी उन्होंने पहल नहीं की थी, और आखिरी में इलू इलू करना चाह रहे थे। लेकिन जहां तक बात है कि ये महाराष्ट्र अंजना जी दिल पे नहीं महादेव की सौगंध खा के बोल रहे हैं। लास्ट मोमेंट तक संजय राउत जी ने ये सोचा, साथ में लड़े लास्ट मोमेंट तक। राहुल गांधी जी से बात हुई थी, उनका कहना है सारी बात हुई थी। महादेव का शाप लग जाएगा आपको। अरे महादेव का श्राप हमें नहीं लगेगा। महादेव का श्राप तो अब क्या कहें, महादेव ने बता दिया है कि किसको श्राप लगेगा, लेकिन हमने लास्ट तक कोशिश की थी। लेकिन कोई बात नहीं, हो सकता है किसी ने सुपारी उठा ली। आनंद दुबे किसने सुपारी उठा ली है मुंबई कांग्रेस। अरे सुनिए तो, आनंद दुबे कौन था? की पर्सन कौन था? सब जानते हैं। कौन? मुंबई के अध्यक्ष कौन है? कौन है मुंबई के अध्यक्ष? नाम लेने से क्यों परहेज? मैं नाम नहीं लेना। अमिताभ तिवारी के पास एक बार चलते हैं। अमिताभ तिवारी जी, आज सुबह मतलब आपने तो कहा है कि जो हमने पोल ऑफ पोल्स भी कल आज तक पर दिखाया था, लगभग 3 से 4 ऐसे बड़े पोलस्टर्स हैं जिन्होंने एग्जैक्ट वही 150 से 168 की सीटें दिखाई है बीजेपी प्लस को, यानी फडणवीस प्लस शिंदे को, और वही 58 से लेकर 68-70 तक सीटें दिखा रहे हैं ठाकरे ब्रदर्स को। आपको भी यही लग रहा है आज सुबह? देखिए, अरिथमेटिकली और ऑन पेपर तो आप देखेंगे, क्योंकि शिवसेना 2 भागों में बट गई है और 2024 में एक बहुत बड़ी जीत मिली महायुति को, तो सीधा का सीधा आप अगर वो एक्स्ट्रापोलेट कर दें, जो सीटें महायुति को 21 सीटें मिली थी विधानसभा में, हर विधानसभा में 6 वार्ड हैं, इंटू 6 कर देंगे तो 126 हो जाता है। 10 सीटें मिली थी शिवसेना यूबीटी को, इंटू 6 करेंगे तो 60 सीट्स होती है।
तो एसेंशियली यही बात है कि जो 2024 में हुआ था उसका ही रेप्लिकेशन देखने को मिल सकता है, क्योंकि मुस्लिम और मराठी मानुस का कंसोलिडेशन जिस अमिताभ तिवारी मेरे अमिताभ तिवारी मैं आपको एक छोटा सवाल उस पर ऐड करना चाहता हूं, क्योंकि जो आंकड़े अभी आ रहे हैं उन आंकड़ों से तो यह दिखता है कि 52.9% वोटिंग हुआ है और महिला और पुरुषों का वोटिंग एक समान नजर आ रहा है। 2017 में 55% वोटिंग हुआ था और महिलाओं का वोटिंग पुरुषों के मुकाबले ज्यादा हुआ था। इसके मद्देनजर अब आप बीएमसी चुनाव के नतीजों का कोई प्रेडिक्शन में कुछ बात करना चाहते हैं और उसके बाद कुछ हमें पर उससे पहले अमिताभ जी एक सेकंड जल्दी से सुनाना चाहते हैं अपने दर्शकों को। देखिए, क्योंकि स्याही वाली कहानी कल आपने पता नहीं देखी कि नहीं देखी, हमने आज तक पर भी दिखाया था, क्योंकि उद्धव ठाकरे का ये कहना था स्याही को लेकर कि वो मिट रहा है। उसके बाद से देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये तो बहानेबाजी अभी से शुरू हो गई है, कल के नतीजों के लिए तैयारी हो रही है, ग्राउंड बनाया जा रहा है बहानेबाजी का। सुनिए क्या कह रहे हैं। शायद ये पहला चुनाव है जिसमें बहुत सारी शिकायतें आ रही है। मतदान के बाद जो इंक लगाई जाती है तुरंत वो निकाली जा सकती है। ये तो गंभीर है और ये मुझे कुछ फोन भी आए और आपके टीवी चैनल पर मैंने देखा भी। इसका मतलब ये है कि चुनाव आयोग, और अगर मैं आरोप लगाऊं कि सत्ताधारी पक्ष है उनकी मिलीभगत है। बहुत सारे मतदाता ऐसे हैं कि उनका नाम उनको ढूंढना पड़ रहा है किस मतदार यादी में है। और स्वयं गणेश नाइक जिन्होंने कहा था कि टांगा पलटी घोड़ा फरार का है, तो उनका मतदान केंद्र ही फरार हुआ है। तो ये बहुत सारी गड़बड़ी इस बार दिखाई दे रही है। तो पोलिंग एजेंट तो उनके भी है ना, सभी पार्टी के पोलिंग एजेंट है। डबल वोटिंग करने है तो उसको ऑब्जेक्शन देना चाहिए। और चुनाव आयोग ने उसका स्पष्टीकरण भी दिया है और मैंने भी चुनाव आयोग के अधिकारियों से पूछा है, तो उन्होंने कहा कि 2012 से ये इंक का यूज करते हैं। पहले सिर्फ वो इससे लगाते इंक बॉटल से और जो डायरेक्ट लगाते, लेकिन इसमें मार्कर से। लेकिन मेरा इतना ही है कि वो जो मतदान प्रक्रिया है पूरी तरह ट्रांसपेरेंट रहे और कोई भी तरह का शव उस नागरिकों को कोई भी उस पर शक ना आए। तो ये पूरी लड़ाई बीते दिन की है, जब आपने देखा वोटिंग हो ही रही थी और फिर स्याही की कहानी आ गई, जिस पर चुनाव आयोग ने साफ साफ कहा है कि एक बार आप वोट डाल देते हैं आपका नाम वहां से कट जाता है। और ये स्याही वाली जो पूरी कहानी है उस पर पूर्ण विराम चुनाव आयोग ने लगा दिया था। साहिल, लेकिन दरअसल चुनाव आयोग को लेकर सवाल इसलिए भी उठ रहे थे क्योंकि पहली बार चुनाव आयोग की तरफ से जो डबल वोटर्स है जिनके नाम 2 बार आए हुए हैं उनके सामने स्टार लगाकर उन्होंने इस बार की चुनाव की जो लिस्ट है वो जारी की थी, वोटर लिस्ट जारी की थी। और उसके वजह से लगातार ये सवाल उठ रहा था कि भाई अगर कोई इंक मिटा सकता है तो क्या डबल वोटिंग हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर भी उसके बावजूद अमिताभ तिवारी जो अब वोट प्रतिशत यहां पर नजर आ रहा है और कल 2017 का वोट प्रतिशत महिला और पुरुष का एक जैसा वोट करना मुंबई के भीतर क्या दिखाता है। अभी भी आधे घंटे का वक्त है, धीरे धीरे पता चल ही जाएगा। लेकिन फिर भी उससे पहले अगर कुछ आप सुधार करना चाहें। शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन बड़ी बात क्या है वो ये है कि अब स्क्रीन पर नंबर्स आने वाले हैं। बहुत कम देर का वक्त बचा है और जो आप ये नंबर्स इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं वो धीरे धीरे बढ़ने वाले हैं। देखिए, अब बीएमसी का चुनाव किस लेवल का हो गया है इस पर चर्चा होती रहेगी, लेकिन चूंकि लाड़की बहन योजना को आशुतोष जी इतना बड़ा गेम चेंजर माना गया, इस वजह से लोगों की नजर है कि भाई महिलाएं ने क्या इस बार भी ज्यादा वोटिंग की है। बीएमसी चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें फिलहाल 52.9% मतदान बीएमसी चुनाव में इस बार होना बराबर बताया जा रहा है पुरुषों और महिलाओं का आंकड़ा, जो कि पिछली बार महिलाओं का ज्यादा था। ये एक फैक्टर बन सकता है। देखिए, बीएमसी के चुनाव में क्या होता है कि जो लोकल लेवल पे बहुत कम वोटों के माध्यम से जीत हासिल है और अगर कोई कैंडिडेट वाकई में उसका कनेक्शन लोकल लेवल पे होता है तो उसको हराना थोड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन जिसे कहते हैं ना कि सबसे कठिन चुनाव वार्ड का या पंचायत का चुनाव होता है, सबसे कठिन चुनाव, सबसे आसान चुनाव लोकसभा का चुनाव होता है। मुझे लगता है कि ये बीएमसी का ये चुनाव एक चीज को एस्टैब्लिश करेगा, फिनोमिनल राइज ऑफ देवेंद्र फडणवीस, क्योंकि जिस देवेंद्र फडणवीस को बहुत ही अपमानजनक तरीके से डिप्टी सीएम बनाया गया और बड़े परेशान में दिखाई पड़े, लोकसभा के चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी की हार हुई और उसके बाद राज्यसभा में विधानसभा के चुनाव में फिनोमिनल जीत, और अब बीएमसी पर अगर कब्जा होता है
तो दिस इलेक्शन विल डिफाइन कि भाई देवेंद्र फडणवीस हैज अराइव्ड एज अ लीडर। देवेंद्र फडणवीस का कद महाराष्ट्र में लंबे वक्त के बाद बीजेपी को एक बहुत वर्चस्व, मैं नेशनल की भी बात कर रहा हूं, मैं नेशनल की भी बात कर रहा हूं, क्योंकि जो महाराष्ट्र नहीं छोड़ना चाहेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर अगर आप देखिए तो ना तो शरद पवार आज तक कभी अपने बल पे सरकार नहीं बना पाए। आखिरी सरकार जो थी वो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। ना तो शिवसेना कभी अपने बल पे सरकार बनाई पे, मनोहर जोशी की सरकार में भी, नारायण राणे के समय या इवन कि विलासराव देशमुख भी अपने बल पे सरकार नहीं बना पाए। उनको भी सभी लोग अलायंस में चुनाव लड़ते हैं आशुतोष, आपको ये याद रखना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में जहां पे राज्य की सरकार पर भी आपका कब्जा हो और बीएमसी पर भी कब्जा हो, बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बहुत बड़ी बात हो जाएगी।